हेलो, मेरा नाम है विशाखा भारद्वाज और मैं मास्टर्स कर रही हूँ भारतीय ज्योतिष से। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं भारतीय ज्योतिष में इग्नू से तो ये कोर्स आपके लिए एप्रोप्रिएट है। आपको ये सारी वीडियोज़ मिलेंगी, मेरे अपने खुद के नोट्स हैं। और अगर आपको इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और आपको नहीं पता मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे कहाँ से पढ़ूँ, इस पूरे कोर्स को आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है समाज में ज्योतिष की उपयोगिता। ज्योतिष शास्त्र को ना 3 भागों में बाँटा गया है, सिद्धांत, संहिता और होरा। और इन तीनों भागों के माध्यम से हम समझेंगे कि समाज में ज्योतिष की क्या उपयोगिता है। पहले हम पढ़ते हैं सिद्धांत स्कंद की उपयोगिता। भास्कराचार्य उनकी किताब सिद्धांत शिरोमणि में उन्होंने उसकी परिभाषा दी है। काल गणना, मान भेद, ग्रह गणित, यंत्र आदि का वर्णन जिस भाग में हो वह सिद्धांत स्कंद कहलाता है। इस भाग में ही ना, सिद्धांत में ही जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, प्लैनेट्स की पोजीशन जो हम जानते हैं वो इसी के थ्रू जान पाते हैं। ठीक है, इसमें अब गणित शास्त्र का मूल, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, चलन, कलन, इन सब का मूल स्रोत ज्योतिष शास्त्र ही है, क्योंकि इन विषयों के स्वतंत्र ग्रंथ भी ज्योतिष के आचार्यों ने ही रचे हैं। भारतीय काल गणना। ज्योतिष को काल विधान शास्त्र कहा जाता है। ज्योतिष में काल के दो भेद हैं, मूर्त काल जिसे गिना या मापा जा सकता है, अमूर्त काल जो अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, सामान्य व्यवहार में उपयोग नहीं आता। हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें अमूर्त काल का कोई इस्तेमाल नहीं होता। अब अमूर्त काल किस तरह विभाजित किया गया है। एक प्राण होता है ज्योतिष में, वो होता है 4 सेकंड के बराबर। 6 प्राण 1 पल के बराबर जो 24 सेकंड। 60 पल 1 घड़ी 24 मिनट और 7 घड़ी 1 मिनट 60 घड़ी 1 दिन और 30 दिन 1 मास, 12 मास 1 वर्ष। इसी तरह अमूर्त काल का भी आप नीचे देख सकते हैं विभाजन। अब हम इसको और आसान भाषा में समझते हैं। त्रुटि अमूर्त काल की सबसे छोटी इकाई है, मतलब सबसे छोटी यूनिट है। नारद पुराण के अनुसार सुई को 2 कमल की पंखुड़ियों को भेदने में या छेदने में जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। यह इतना सूक्ष्म समय है कि इसे आंखों से मापा नहीं जा सकता, इसलिए इसे अमूर्त काल कहते हैं। अमूर्त का मतलब है जिसको हम देख ना सके। ठीक है, इसके विपरीत मूर्त काल वह है जिसे हम सेकेंड, मिनट, घंटे की तरह सामान्य रूप में गिन या समझ सकते हैं। ज्योतिष का विज्ञान के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। आज तक हमने यही जाना है गुरुत्वाकर्षण। आप बच्चे से पूछ लो 5th क्लास के, गुरुत्वाकर्षण किसने, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किसने इन्वेंट किया था, सबके मुंह पे एक ही नाम आएगा, न्यूटन। पर ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे आचार्य, ज्योतिष आचार्य भास्कराचार्य जी ने में सिद्धांत शिरोमणि उनकी किताब है, उसके अंदर एक भाग है गोलाध्याय, उसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात किया हुआ है। उन्होंने उसमें बताया है कि जो पृथ्वी है उसके अंदर अपना गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से वो सब चीज़ों को एक साथ पकड़े हुए है, कुछ चीज़ें बाहर गिरती नहीं हैं। परिधि व्यास संबंध, आर्यभट्ट भास्कराचार्य द्वितीय सेकंड, इन्होंने अपनी किताब में आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम और भास्कराचार्य द्वितीय की लीलावती, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य द्वितीय सेकंड के द्वारा ही बताई गई थी, जो कि जो अब जो पाई की हम वैल्यू समझते हैं एग्जैक्ट उसके आसपास ही है। भूभ्रमण सिद्धांत, अर्थ का रेवोल्यूशन, आर्यभट्ट उनकी किताब आर्यभट्टियम में उन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी में 24 घंटे में घूमती है, जबकि जो नक्षत्र हैं, कॉन्स्टेलेशंस हैं, वो स्थिर हैं। और जैसे हम नाव में आगे बढ़ते हैं तो जो पेड़ होते हैं तट पे या किनारों पर वो हमें पीछे की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं ना, इसी वजह से हमें नक्षत्र चलते हुए दिखाई देते हैं। बट एक्चुअल में जो हमारी धरती है वो रोटेट कर रही होती है, वो रिवॉल्व कर रही होती है। ग्रह सपष्ट व ग्रहण का साधन, तो हमारा जो पूरा आकाश मंडल है उसे 12 राशियों में डिवाइड किया गया है। हर एक राशि में 30 अंश होते हैं। अब आप अंश को समझिए जिस तरह किलोमीटर्स के तौर पे आप समझ सकते हैं। ओके, एक राशि में 30 अंश होते हैं, मतलब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है एक राशि में। अब हमें जानना है ग्रह सपष्ट क्या है। ग्रह सपष्ट ग्रहों की एक्चुअल पोजीशन, और जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं ना, ये 12 राशियों में रिवॉल्व करते रहते हैं। अब हमें ग्रह सपष्ट जानना है कि ग्रह कौन सी राशि में है और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब वो कितना किलोमीटर्स कवर कर चुका है। फर्ज कीजिए वो मेष राशि में है 2 अंशों पे, जिसका मतलब हो गया उसने 2 किलोमीटर कवर कर लिया, वो मेष राशि में है। मैं आपको हाइपोथेटिकली समझा रही हूँ, किलोमीटर्स नहीं होते हैं, इसके जो यूनिट है राशियों की वो अंश ही है। फिर उनको फर्दर और डिवाइड किया गया है, राशि, अंश, कला, विकला। राशि से छोटी यूनिट आती है कला, फिर उससे छोटी यूनिट आती है विकला। अगर हमें एक्चुअल जानना है कि ग्रह सपष्ट क्या है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके स्पष्ट निकाल सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, कितने अंशों पे है, कितना विकला पे है, कला पे है। पहला था सिद्धांत, अब आता है संहिता। परिभाषा, वह मिहिर व्रत संहिता, सिद्धांत व होरा स्कंद का संवेद या संक्षिप्त विवेचन ही संहिता है। पंचांग, उसके नाम से हमें समझ आ रहा है 5 अंक,
तो पंचांग जो हिंदू कैलेंडर आप इसको समझ सकते हैं, ये ज्योतिष का नींव होता है। अगर आपको पंचांग देखना नहीं आता, अगर आप पंचांग की मदद से नहीं बता सकते, तो आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। आप नहीं बता पाओगे कि उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी जिस समय उस व्यक्ति का जन्म हुआ। पंचांग ही नींव है ज्योतिष की। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग होते हैं पंचांग के, और ये पंचांग पाठ है संहिता का। फिर राष्ट्रीय, जैसे भूकंप आना, वर्षा आना, उल्कापात, हेलस्टॉर्म, गृह युद्ध, इंद्रधनुष आदि इन सब के बारे में अगर हमें जानना होता है तो संहिता के माध्यम से पता चलता है। वास्तुशास्त्र, भवन निर्माण, निवास सुख का शास्त्र, वर्ष विज्ञान, वर्षा का विज्ञान। ज्योतिष शास्त्र कुल ये नहीं बताता कि आप एज अ पर्सन आपकी लाइफ में क्या होगा, ये एज अ होल सब चीज़ों को कलेक्टिवली डिस्कस करता है। वर्षा, हमारा जो देश है वो हमेशा से ही एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहा है। बारिश कब होगी, कौन से दिन होगी, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें जानना है वो भी ज्योतिष शास्त्र ही मदद करता है। तय व्यक्ति विशेष, जैसे किसी व्यक्ति को यात्रा पे जाना हो, या फिर आपकी शादी है, आपकी एजुकेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानना है कि आपको क्या करियर चूज़ करना चाहिए, आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, कि अगर आपका अरेंज मैरिज हो रही है तो आप कुंडली दिखवाइए। तो वो जो कुंडली दिखवाने का जो पार्ट होता है वो संहिता में आता है। फिर आता है शकुन शास्त्र। हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ों को शुभ माना गया और कुछ चीज़ों को अशुभ। शुभ चीज़ें कैसे, जैसे कहीं आप यात्रा पे जा रहे हो, सुहागन स्त्री दिख जाए, जल भरा घड़ा, नीलकंठ पक्षी का दृश्य। इवन आज तक हमारे यहाँ तो, मेरे घर में तो आज तक जब भी पापा कहीं बाहर जाते हैं, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि बेटा कभी कोई खाली बर्तन मत रखना, खाली प्लेट, खाली ग्लास या खाली बाल्टी, कुछ नहीं खाली होना चाहिए। नीलकंठ पक्षी का दिखना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यात्रा विचार, यात्रा का शुभ काल हेतु वार शुल, नक्षत्र शुल, दिवस शुल, चंद्रवास, इन सब का विचार करना जाता है ताकि यात्रा सफल हो। लास्ट पार्ट आता है होरा स्कंद। 3 स्कंधों में सबसे सरल व सर्वाधिक लोकप्रिय, क्योंकि यह सीधे व्यक्ति व समाज को जोड़ता है। होरा शास्त्र की उत्पत्ति अहोरात्र से हुई है। होरा शब्द की उत्पत्ति अहोरात्र से हुई है। अहोरात्र का मतलब होता है एक दिन और रात। इसे जातक शास्त्र भी कहते हैं। जन्म से मृत्यु तक की समस्त समस्याओं का साधन जन्मकालीन, प्रश्नकालीन ग्रह स्थिति के आधार पर किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो यह शास्त्र कर्म प्रधान है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ पहले से तय है, बल्कि पूर्व जन्म के कर्म फल को वर्तमान में रतन शब्द का सबसे पहले उपयोग ऋग्वेद में मिलता है। मुहूर्त चिंतामणि किताब में बताया गया है ग्रह अनुसार हमें कौन सा यंत्र पहनना चाहिए। जैसे सूर्य अगर किसी का कमजोर है उसको मानिक पहनना चाहिए, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुष्पराग, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया। अब लास्ट टॉपिक आता है ज्योतिष और आयुर्वेद। ज्योतिष व आयुर्वेद परस्पर पूरक हैं। जन्म लगन से यह जाना जा सकता है कि व्यक्ति के शरीर में किन तत्वों की कमी है और जिससे भारी योग की पहले से ही जानकारी मिल सकती है। अब हर एक ग्रह कौन से हमारे बॉडी पार्ट को दर्शाता है वो यहाँ पे बताया गया है। सूर्य दिखाता है हमारे नेत्र को, अस्थि मतलब हड्डियों को, और चंद्रमा दिखाता है रक्त को, मन को, हार्मोन्स को। मंगल दर्शाता है हृदय को, रतन कनिका और पाचन तंत्र। बुध दर्शाता है त्वचा को। बृहस्पति दिखाता है नाड़ी तंत्र, बुद्धि और स्मृति, मतलब आपकी जो मेमोरी पावर होती है वो बृहस्पति ग्रह दर्शाता है। शुक्र दिखाता है राज, कफ, गुप्तांग। शनि दिखाता है केंद्रीय नाड़ी तंत्र, और राहु और केतु आकाश, अपान वायु।